बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करूंगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सबसे पहले जी, जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम या जिस वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हैं वो बेसिकली यूवी अल्ट्रावायलेट में बेसिकली 200 से 400 नैनोमीटर की लाइट को यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, और विजिबल रीजन में जैसा कि वो 400 से 800 नैनोमीटर तक है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है ये बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो 200 से 400 नैनोमीटर की इसमें वेवलेंथ यूज़ की जाती है। लेकिन ये बेसिकली 50 नैनोमीटर, अगर 200 के बिलो भी होता है 50 नैनोमीटर तक। मैं इधर लिखता हूँ, तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो ये 50 नैनोमीटर से जो है 400 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं मेजरली वो 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, अगर हम 200 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम वैक्यूम में करेंगे। तो उसे वैक्यूम जो है वैक्यूम रीजन या फिर फार रीजन भी बोला जाता है, फार अल्ट्रावायलेट रीजन भी बोला जाता है। वैक वैक्यूम क्यों करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट लाइट को, यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करती है बिलो 200 नैनोमीटर। ठीक है ना, जब हम 200 नैनोमीटर की कम वेवलेंथ की लाइट को, यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में 200 नैनोमीटर से कम नैनोमीटर की लाइट को जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें वैक्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होगा वो ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है या नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसलिए जो है ये हम जनरली तो 200 से 400 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में से। लेकिन इसके बिहाइंड भी होता है, पीछे भी, यानी कि 50 नैनोमीटर तक होता है ये अल्ट्रावायलेट रीजन। लेकिन उसके लिए फिर हमें जो, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं 200 से भी बिलो जो वेवलेंथ की लाइट, तो उसके लिए फिर हमें जो वैक्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो फिर 200 के बिलो जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद देखें, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, इसमें आपको पता चल गया कि 400 से 800 नैनोमीटर की आप लाइट को, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, चले मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि वैसे तो यूवी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की लाइट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक की जो लाइट है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रीजन भी अब आ जाता है और विजिबल जो रीजन है, जो विजिबल रीजन है वो भी आ जाता है। तो जनरली जो हम मोस्ट फेवरली हम 200 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हम आप देखेंगे। ठीक है, ये यानी कि बहुत सारी बुक्स में या इवन कि आप बहुत सारी वेबसाइट में देखेंगे तो जो भी अब्जॉर्बेंस होती होगी, जो यूवी विजिबल रीजन यूज़ होता है वो 200 से 800 नैनोमीटर के बीच ही होता है। इससे 200 से पीछे भी है अल्ट्रावायलेट रीजन, लेकिन उसके लिए फिर आपको वैक्यूम जो है उसमें आपको जो सारा का सारा प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वैक्यूम में फिर जो है ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर वो 200 के बिहाइंड जो है वो अब्जॉर्ब कर सकती है अल्ट्रावायलेट रेस को। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं जी। इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली हम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को देखेंगे। ठीक है, कि क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ, मैं इधर लिख देता हूँ, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। देखें, बेसिकली तो ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है, बियर एक अलग बेसिकली जो है साइंटिस्ट थे, और जो लैम्बर्ट्स एक अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने दोनों ने अलग अलग जो बेसिकली जो है लॉज दिए थे, लेकिन बाद में उनको कंबाइन करके बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ जो है बोल दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि लैम्बर्ट्स लॉ के मुताबिक जो बेसिकली कह लें कि आपकी जो अब्जॉर्बेंस होनी है, ठीक है, जब सैंपल जो होगा, सैंपल में से, चले मैं ये देखें जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इस रेडिएशन के सामने जो भी सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, जो भी सैंपल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली डिपेंड करती है कि ये जो क्यूवेट सेल है, यानी कि जिसमें सैंपल रखा हुआ है, इसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर ये देखें, अगर लेंथ छोटी है, यानी कि अगर लेंथ फर्ज करें एक एल है, और एक मैंने क्यूवेट सेल की लेंथ 2L रख दी है, ये देखें, अगर लेंथ एल होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम टाइम स्पेंड करेगी इस क्यूवेट सेल में। अगर लेंथ मैंने बढ़ा दी है तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सैंपल में रहेगी या इससे गुजरेगी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ज़ाहिर बात है फिर टाइम जब ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, पास होने में, यानी कि वो ज़्यादा देर तक इस जो है क्यूबेट सेल में रहेगी, क्योंकि हमने अब लेंथ ज़्यादा कर दी है, तो ज़ाहिर बात है एब्जॉर्बेंस भी ऑटोमेटिकली फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो यही बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जिसे हमने सैंपल पे फॉल करवाया है, तो ये बेसिकली सैंपल की जो लेंथ है उस पर जो है अब्जॉर्बेंस डिपेंड करेगी। यानी कि जो एब्जॉर्बेंस है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगी, वो लेंथ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि जो एब्जॉर्बेंस है बिल्कुल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, और बियर्स लॉ के मुताबिक जो बेसिकली जो एब्जॉर्बेंस है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है, कि अगर जो सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन है, अगर तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है जो अब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। अब ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है एक तरह, और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, और कंबाइन करके ये देखें जी, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको आप रिमूव करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, अब्जॉर्बेंस ठीक है, ये आपके पास जो है बियर्स लैम्बर्ट लॉ आ गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये बेसिकली एब्जॉर्ब मोलर एब्जॉर्बिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, और जो सी कंसंट्रेशन को, और लेंथ एल जो है वो लेंथ ऑफ सेल जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया,
बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, जो एप्सिलॉन है ये बेसिकली मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है। ये बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गिवन वेवलेंथ पर जो सैंपल है या सैंपल सोल्यूशन है जो गिवन वेवलेंथ पर कितना स्ट्रांगली जो है लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह, ये देखें A/CL, इस तरह आप जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जो बेसिकली यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्साइटेशन होनी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनकी जो एनर्जी होती है ये कम होती है, लेस होती है। ठीक है, और जो या यूं कह लें कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबल वही चीज़ होती है जिसकी एनर्जी कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होनी है इलेक्ट्रॉन की वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होनी है। ठीक है, चलें जी, अब हम जो पॉसिबल ट्रांजिशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो ट्रांजिशन है वो हो सकती है, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन कौन सी है और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी है। नीचे मैं ये देखे बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये एनर्जी को जो लाइन है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है सिग्मा जो है ऑर्बिटल होता है। ठीक है, सबसे जो स्टेबल यानी कि इसकी सिग्मा जो ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जो बेसिकली एटम है या मॉलिक्यूल है उनमें उनमें तो ऐसी लाइनें थोड़ा होती हैं, ये तो जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जो सिग्मा के बाद पाई ऑर्बिटल है जिस मतलब एनर्जी के लिहाज से जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सिग्मा ज़्यादा स्टेबल है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और जो पाई बाड होता है उसमें जो है पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, और ये सिग्मा बाड से कम स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद आ जाते हैं जी नॉन बॉन्डिंग, यानी कि जो लोन पेयर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब लोन पेयर्स की जो एनर्जी होती है ये इनकी जो एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के ही इक्वल होती है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उस वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल का फिर कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि दो एस ऑर्बिटल हैं, उन्होंने ओवरलैप किया और एक सिग्मा जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया जो कि स्टेबल होगा। इसके साथ ही एक जो है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। जिस तरह सिग्मा है, पाई है, तो फिर इनके जो एंटी बॉन्डिंग होंगे यानी कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार भी होंगे जिनकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी।
ये क्या है जी, पाई स्टार। और ये क्या है जी, सिग्मा स्टार। जितना ये स्टेबल है एनर्जी में, जिसकी एनर्जी कम है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो सबसे अनस्टेबल होगा, यानी वो सबसे ऊपर होगा। इस तरह फिर पाई है, पाई के पाई स्टार है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली जो हम ट्रांजिशंस होनी है ना, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, ये जो है बेसिकली मैं इधर लिख देता हूँ, बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर्स होते हैं, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के ही इक्वल होती है। अब ट्रांजिशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है, वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। इसके बाद जो ट्रांजिशन होगी, हो सकती है, वो जो है एन टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, दो ट्रांजिशन आ गई, एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक एन टू सिग्मा स्टार। इसके बाद एक पाई टू पाई स्टार होगी। ये देखें जी, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, और एक एन टू पाई स्टार होगी। ये देखें जी, एक एन टू पाई स्टार होगी। ये जो ट्रांजिशंस हैं बेसिकली ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, ये मोस्ट फेवर्ड ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर टू जो है नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, या फिर एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो ये चार ट्रांजिशंस हैं जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं। कहाँ से होनी है? बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी होती हैं। ठीक है, जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस है, उनमें आ जाता है, ये जो सारी की सारी अलाउड ट्रांजिशंस है। मैं इधर लिख देता हूँ, अलाउड ट्रांजिशंस। कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी होती हैं, वो देख लें। फॉरबिडन ट्रांजिशंस में आ जाती हैं बेसिकली पाई टू सिग्मा स्टार, या सिग्मा टू पाई स्टार। ठीक है ना, सिग्मा टू पाई स्टार, या फिर पाई टू सिग्मा स्टार। ये क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती? सिमिट्री आ जाती है, सिमिट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस आएंगे।